हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 7। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं, जिसमें अपन ने ट्रांसलेशन के बारे में स्टडी की थी। आज की वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जो कि है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि एक बार वापस समझते हैं जीन एक्सप्रेशन वर्ड का क्या मीनिंग है। तो देखो, जीन एक्सप्रेशन का मतलब है एक जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो काम करना। तो जीन क्या होती है? डीएनए का सेगमेंट। तो वो डीएनए का सेगमेंट पहले क्या करेगा? आरएनए बनाएगा। कौन सा आरएनए बनाएगा? एमआरएनए। और फिर उस एमआरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। तो उस जीन की वजह से वो एक प्रोटीन बन जाना जीन एक्सप्रेशन कहलाएगा। कि भाई अगर एक जीन अपनी वो जो प्रोटीन है वो बना पाती है तो उसे अपन क्या कहेंगे कि वो जीन क्या कर रही है? एक्सप्रेस कर रही है। तो जीन एक्सप्रेशन मींस द जीन फॉर्म अ प्रोटीन, कि वो जीन एक प्रोटीन बनाती है। अब जीन एक्सप्रेशन कितने स्टेप में होता है? ये जो स्टेप मैं बता रहा हूं ये यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या स्टेप होते हैं जीन एक्सप्रेशन के? कि सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा। उसमें भी दो चीजें होगी। पहले डीएनए से एचएनआरएनए बनेगा, जिसे अपन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कह सकते हैं। फिर ये एचएनआरएनए में स्प्लाइसिंग होगी और उससे क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। फिर ये एमआरएनए और ये सब जो अभी तक का जो काम हुआ ये न्यूक्लियस के अंदर हुआ था। तो फिर वो अब एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर से कहां आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। और फिर वहां पर क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। उस एमआरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। अब बात करते हैं रेगुलेशन की। तो रेगुलेशन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना। तो अपन इस जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। कंट्रोल का क्या मीनिंग है? कि सेल जो होती है उसके पास में कुछ ऐसा कंट्रोल है कि वो जब चाहे उस जीन को एक्सप्रेस करवा के प्रोटीन बनवा सकती है और जब चाहे उस प्रोटीन को नहीं बनवा सकती, या जब चाहे तो वो प्रोटीन की अमाउंट को और ज्यादा बनवा सकती है या कम बनवा सकती है। ये कंट्रोल क्या कहलाता है? रेगुलेशन। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच our cell manage the amount of produce protein by our gene। अपनी जीन से जो प्रोटीन बनती है उसकी अमाउंट को वो क्या करती है? मैनेज करती है। इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जीन कैन बी ऑन एंड ऑफ। और रेगुलेशन में अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपन एक जीन को जैसे कमरे में कोई अपने जो घर में कोई भी डिवाइस को अपन ऑन ऑफ करते हैं, जब अपन को चाहिए होती है तो अपन ऑन कर लेते हैं, जब नहीं चाहिए होती तो ऑफ कर लेते हैं। ठीक वैसे वैसे रेगुलेशन में एक जीन को ऑन ऑफ किया जाता है। अब एक जीन ऑन है तो उसका क्या मतलब समझा जाएगा? ऑन होने का मतलब उससे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होंगे और क्या बनेगी? प्रोटीन। मतलब वो एक्सप्रेस हो रही है तो अपन कहेंगे जीन ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं बनेगी, कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब ये ऑन ऑफ करना कैसे, ये अपना टॉपिक है। ठीक है, तो अपन जीन एक्सप्रेशन को समझ गए, रेगुलेशन वर्ड की मीनिंग समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं लेवल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब जीन एक्सप्रेशन के लेवल समझते हैं। अब ये लेवल समझने का पहले अपन ये समझेंगे कि जीन एक्सप्रेशन में कितने स्टेप थे। तो अगर यूकैरियोट में देखें तो टोटल 4 स्टेप हो रहे हैं। पहले में डीएनए से प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, और फिर उससे एमआरएनए बन रहा है स्प्लाइसिंग से। फिर उसमें से वो सेल से वो बाहर आ रहा है और फिर वो ट्रांसलेशन हो रहा है। न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है, फिर उसमें क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन हो रहा है। यही अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता तो उसमें डीएनए से सीधा एमआरएनए बनता, कोई एचएनआरएनए नहीं बनता, एक स्टेप। और उसे न्यूक्लियस से बाहर भी नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि वहां न्यूक्लियस ही नहीं होता। तो वहीं पर क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो वहां सिर्फ 2 स्टेप है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। और यही वजह कि प्रोकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप होंगे। 2 लेवल्स ऑफ रेगुलेशन। पहला है एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, मतलब ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर आप क्या कर सकते हो? उसे रेगुलेट कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। और यही प्राइमरी साइट होती है रेगुलेशन की। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। इस लाइन को अपन आगे समझेंगे। इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अभी ये समझ लो कि ये पहला स्टेप जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है रेगुलेशन के लिए। और दूसरा है कि किस लेवल पर अपन उसको रेगुलेट कर सकते हैं? ट्रांसलेशन लेवल पे कर सकते हैं। ऐसे कैसे? यूकैरियोट में अभी अपन ने देखा था 4 स्टेप होते हैं, तो चारों स्टेप पे किसी एक स्टेप पे रेगुलेशन हो सकता है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर अगर रेगुलेशन हो रहा है तो वो ये कंट्रोल करेगा कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए।
प्रोसेसिंग लेवल पर अगर जीन रेगुलेशन हो रहा है तो वो ये कंट्रोल करता है कि एचएनआरएनए तो बन गया, अब उसकी स्प्लाइसिंग करने देनी है या नहीं करने देनी है। ट्रांसपोर्टेशन लेवल पर अगर रेगुलेशन हो रहा है तो उसका मतलब एमआरएनए तो बन गया, अब उसे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने देना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए। और ट्रांसलेशन लेवल पे वो एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये 4 लेवल होते हैं यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन के, जबकि प्रोकैरियोट में कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जीन। तो टाइप्स ऑफ जीन मतलब उन्हें रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पर जीन 2 तरह की होती है। अच्छे समझना, ऐसी जीन जो हमेशा ऑन रहती है, मतलब हमेशा एक्सप्रेस होती रहती है, इसका मतलब उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमेशा होगी अपन को, मतलब जो वो जीन प्रोटीन बनाती है वो हमेशा चाहिए होती है अपनी बॉडी में किसी ना किसी काम के लिए, तो वो हमेशा एक्सप्रेस होगी, ऑलवेज एक्सप्रेस होगी, तो फिर उसे रेगुलेट करने की नीड ही क्या है? जब वो हमेशा ही एक्सप्रेस हो रही है तो उसमें ऑन ऑफ तो होगा नहीं, तो उसमें कोई नीड ही नहीं है रेगुलेशन की। ऐसी जीन को अपन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। ठीक है, दूसरी ऐसी जीन होती है जिन्हें नीड होती है रेगुलेशन की, मतलब जब अपन को रिक्वायरमेंट होती है तो सेल अपने क्या करती है, उसे ऑन करके उसे जीन एक्सप्रेस करवा के प्रोटीन बनवाती है, जब रिक्वायर नहीं होती तो उसे ऑफ करके रखती है। ऐसी जीन नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या लग्जरी जीन कहलाती है और इसे रेगुलेशन की नीड होती है। ठीक है, अब इसके आगे अभी अपन समझते हैं, पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे और डिटेल में देखते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है कि जीन रेगुलेशन की नीड ही क्या है। तो देखो, सबसे पहली नीड है टू सेव एनर्जी। देखो ये वाला जो पॉइंट है वो आपके जब आप बुक रीड करते हो तो वहां कहीं नहीं दे रखा, लेकिन चैप्टर के पीछे जो समरी दे रखी है वहां पर ये लाइन लिखी हुई है कि सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही प्रोसेस में काफी अमाउंट में जो होती है एटीपी वगैरह रिक्वायर्ड होती है, मतलब जो एनर्जी करेंसी होती है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस शुड बी रेगुलेट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, तो जब जरूरत ना हो तब आप उनको क्या करना चाहिए, उन्हें रेगुलेट करना चाहिए, बेसिकली उन्हें ऑफ कर देना चाहिए। तो सबसे पहला कारण है कि अपन जीन रेगुलेशन क्यों करना चाहते हैं कि सेव एनर्जी करने के लिए, कि सेल के पास एनर्जी सेव रहे, मतलब उसकी कमी ना हो जाए, उसके लिए अपन को जीन रेगुलेट करना चाहिए। नहीं तो अननेसेसरीली क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में एनर्जी वेस्ट होगी और प्रोटीन बनेगी जो रिक्वायर्ड ही नहीं हो। तो जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको जीन एक्सप्रेशन को अपन को क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। जैसे अपने घरों में होता है, अपन किसी भी डिवाइस का जब इस्तेमाल नहीं करते तब उसे ऑफ करके रख देते हैं ताकि बिजली बच सके, ठीक वैसे वैसे सेल भी सेव एनर्जी करने के लिए रेगुलेशन करती है। सेकेंड है एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब जब नीड हो तब एक्सप्रेशन करना चाहिए और कौन सी नीड के हिसाब से, तो इसके बारे में एनसीईआरटी लिखती है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इनेबल्स सेल टू फॉर्म रिक्वायर्ड प्रोटीन अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल कंडीशन। कुछ सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन में किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो वो प्रोटीन बनाओ, नहीं है तो मत बनाओ। किसी पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जरूरत है तो बनाओ, नहीं है तो मत बनाओ। किसी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए प्रोटीन चाहिए तो बनाओ, नहीं चाहिए तो मत बनाओ। जैसे कि एक एग्जाम्पल अभी अपन आगे करेंगे, ई कोलाई में अपन लैक्टोज कैटाबॉलिज्म को समझेंगे। तो जब ई कोलाई के पास लैक्टोज हो तो उसे मतलब कैटाबॉलाइज करने वाले एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। जब लैक्टोज हो ही ना तो क्या मतलब उनका, तो जब ई कोलाई के पास लैक्टोज आता है तो ऐसे केस में वो एंजाइम बनाती है जिससे उसका कैटाबॉलिज्म कर सके। तो ये जो कंडीशन है, ये जो नीड है, तब जीन एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म और ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन। ये क्या कह रहा है, जो अपना डेवलपमेंट होता है, मतलब जाइगोट से मोरूला, मोरूला से ग्रेस्टुला, फिर आगे 3 उसमें जर्म लेयर बनती है, फिर बाकी के ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं। इस थ्रू आउट प्रोसेस में मतलब बॉडी जो है डेवलपमेंट को कंट्रोल कैसे करती है, जीन एक्सप्रेशन से। जब जो चीज जरूरत होती है उसको ऑन करती है और जब जो चीज नहीं होती है उसको ऑफ करती है। स्टार्टिंग में जब जाइगोट से मोरूला तक बनता है, जिसमें आप जानते हैं टोटीपोटेंट सेल होती है, ऑलमोस्ट सारी जीन ऑन ही होती है। उसके बाद में जब डिफरेंशिएशन होने लगता है कि भाई एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म बनेगी, एक्टोडर्म वाली बॉडी के ये हिस्से बनाएगी, मीजोडर्म ये हिस्से बनाएगी, तब जीन रेगुलेशन से ये सब काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और काम को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से जीन रेगुलेशन करना चाहिए। अब है हाउ जीन एक्सप्रेशन परफॉर्म कैसे किया जाता है, एक आउटलाइन देखते हैं।
तो सपोज करो कि ये एक कोई डीएनए का सेगमेंट है और ये अपनी स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन मतलब जिस जीन से पहले एमआरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन वो परफॉर्म करेगी फंक्शन जो अपनी बॉडी में कोई भी एक फंक्शन होगा, फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक, कोई भी एक फंक्शन परफॉर्म करेगी। इसके जस्ट पास में एक और जीन होगी जिसे कहेंगे रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन भी एमआरएनए बनाएगी, एमआरएनए से उसमें भी प्रोटीन बनेगा, लेकिन ये प्रोटीन कोई काम नहीं करेगा। ये प्रोटीन क्या करेगा, मतलब ऐसा कोई मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं करेगा, कोई एंजाइम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रोटीन है वो स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को या तो ऑन कर सकती है या ऑफ कर सकती है। मतलब ये रेगुलेटरी प्रोटीन या तो स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस करने से रोक सकती है या स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस करना अलाउ कर सकती है, मतलब बेसिकली ऑन ऑफ कर सकती है। तो ऐसी जीन जो स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, उसे रेगुलेटर जीन कह देते हैं। और जो जनरली जीन जो अपनी बॉडी में जो बाकी के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन वगैरह बनाती है, उसे स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, इन प्रोकैरियोट्स control of the rate of transcriptional initiation is the main site of control of gene expression। अब ये लाइन क्या है कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन को कंट्रोल करके जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन क्या है, तो इसका मतलब है कि आरएनए पॉलीमरेज कहां पर जाके जुड़ता है, प्रमोटर पे। याद करो, जब भी ट्रांसक्रिप्शन होना होगा सबसे पहले स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज कहां पे जाके जुड़ता है, प्रमोटर पे जाके जुड़ता है। अगर अपन उस प्रोसेस को हैंडल कर ले, मतलब उसे प्रमोटर पे जुड़ने ना दे या उससे अच्छे से जुड़ने ना दे, तो अपन जीन एक्सप्रेशन को ऑफ करवा सकते हैं। अगर वो वहां पर जाना या उस पर जुड़ना अलाउ करें तो वो जीन एक्सप्रेशन ऑन हो गया। तो प्रोकैरियोट में जो होती है आरएनए पॉलीमरेज का प्रमोटर पे जुड़ना, उसे अपन ने क्या कहा है, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। इस स्टेप को कंट्रोल करके अपन जीन एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल। There are some regulatory gene which form, ये फॉर्म कर लेना, which form regulatory protein, ये क्या बनाती है, regulatory protein बनाएगी, which affect the activity of RNA polymerase at promoter site। वो RNA polymerase को promoter site पर जब जुड़ेगी तो उसकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेगी। अब ये रेगुलेटरी प्रोटीन जो अभी ये रेगुलेटरी जीन ने बनाई थी, ये दो तरह के हो सकते हैं, एक एक्टिवेटर हो सकता है, एक रिप्रेसर। अगर एक्टिवेटर है तो ये आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने में मदद करेगी, और जब ये नहीं होगी तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा। और रिप्रेसर का उल्टा है, जब रिप्रेसर बनेगा तो वो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को घटाएगी। मतलब जब ये बनेगी तो मतलब उस समय आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा, और जब ये नहीं बनेगा तब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ पाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एक्टिवेटर क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रेगुलेशन हुआ, मतलब ये रेगुलेट करती है कैसे, ऑन करवा कर। और रिप्रेसर क्या होते हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जुड़ने से रोकती है, उसकी एक्टिविटी को कम कर देती है, और ये भी रेगुलेट कर रही है, लेकिन ये ऑफ करवाने में हेल्प कर रही है, इसलिए ये क्या कहलाता है, नेगेटिव रेगुलेशन कहलाता है। अपने इस चैप्टर में एक जो कंट्रोल जीन रेगुलेशन का एक एग्जांपल दे रखा है, लैक ओपेरॉन, वो बेसिकली नेगेटिव रेगुलेशन के अंदर आएगा। तो ये तरीका होता है प्रोकैरियोट में रेगुलेशन का। यूकैरियोट में क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अपनी बुक में सिर्फ जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट से समझाया गया है। तो वापस रिपीट करते हैं कि जो रेगुलेटरी जीन होती है वो एमआरएनए बनाती है, एमआरएनए क्या बनाएगी, रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगी, और ये रेगुलेटरी प्रोटीन या तो एक्टिवेटर हो सकता है या रिप्रेसर हो सकता है। अगर एक्टिवेटर हुआ तो वो जब स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जाके जुड़ना चाहेगा तो एक्टिवेटर उसकी हेल्प करेगा, और अगर रिप्रेसर बनाए तो वो उसे वहां जोड़ने से रोकेगा। इस तरीके से वो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो रेगुलेटरी जीन किसको कंट्रोल करती है, स्ट्रक्चरल जीन को। एक और चीज, प्रमोटर का वो रीजन जहां पर जाकर ये एक्टिवेटर या रिप्रेसर जाके जुड़ते हैं और फिर आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उस जगह को ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेटर। अभी अपन जब इसको एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को, या बुक में आप देखोगे तो ऐसे प्रमोटर, उसके पास में एक बॉक्स बना रखा है ऑपरेटर, वैसे बेसिकली ऑपरेटर प्रमोटर का ही रीजन होता है। ठीक है, तो ये एक्टिवेटर हो या रिप्रेसर हो, ये किस पर जाके जुड़ते हैं, ऑपरेटर पे जाके जुड़ते हैं, और फिर प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ पाएगा या नहीं जुड़ पाएगा उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर अभी अपन एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आगे लेते हैं ओपेरॉन मॉडल।
तो प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन को अपन ओपेरॉन मॉडल से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओपेरॉन क्या होता है। तो ओपेरॉन समझने के लिए ये वाले को अच्छे से समझो। देखो ये रेगुलेटरी जीन है और ये स्ट्रक्चरल जीन का प्रमोटर और ये उसका ऑपरेटर, और ये बीच में स्ट्रक्चरल जीन का कंपोनेंट है और ये टर्मिनेटर है। अब ध्यान से सुनो, ये स्ट्रक्चरल जीन जो है इसमें 1 2 3 4 का मतलब ये एक ऐसी जीन है जो एक से ज्यादा तरह के क्या बनाने वाली है, प्रोटीन बनाने वाली है। ऐसी जीन को अपन ने क्या बोला था, अपन ने पहले किया था, इसको क्या कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। और जो एक ही तरह का प्रोटीन बनाती है उसे क्या कहा था, मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। पॉलीसिस्ट्रोनिक किस में होती है, अपने प्रोकैरियोट में होती है, और मोनोसिस्ट्रोनिक किस में होती है, यूकैरियोट में होती है। तो ये पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन को अगर रेगुलेटरी जीन कंट्रोल करे तो ये पूरा जो मतलब बनेगा, ओवरऑल यूनिट बनेगी, उसे अपन क्या कहेंगे, ओपेरॉन कहेंगे। तो ओपेरॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए कंटेनिंग अ पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चर। मतलब ओपेरॉन में वो स्ट्रक्चरल जीन कैसी होनी चाहिए, पॉलीसिस्ट्रोनिक होनी चाहिए, containing a polycistronic structural gene regulated by a common promoter and regulator gene। अब इस पूरी मतलब एक से ज्यादा इसमें वो प्रोटीन बनेगी, लेकिन ये पूरी जीन को यही प्रमोटर और यही रेगुलेटर क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तब इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे, ओपेरॉन कहेंगे। अब ऑब्वियस थिंग है, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन किस में होती है, प्रोकैरियोट में। तो ये ओपेरॉन मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है, प्रोकैरियोट के लिए। हालांकि कुछ अभी रिसेंट डिस्कवरी वगैरह हो रही है कि यूकैरियोट में भी कुछ तरह के ओपेरॉन होते हैं, लेकिन अभी अपन को यही समझना है कि ओपेरॉन किसके लिए होते हैं, जनरली प्रोकैरियोट्स के लिए होते हैं। और जो अपनी बुक में भी एक्सप्लेन कर रखा है वो प्रोकैरियोट के लिए कर रखा है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ओपेरॉन क्या होता है, एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसमें एक पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन को कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये क्या है, रेगुलेटरी जीन है। ये क्या है, प्रमोटर है, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ना चाहेगा। ऑपरेटर क्या है, रेगुलेटरी जीन से जो रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा वो किस पे जाके बाइंड होगा, ऑपरेटर पे, और किसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जुड़ पाएगा या नहीं जुड़ पाएगा। ये स्ट्रक्चरल जीन है जो क्या करेगी, प्रोटीन बनाएगी। एक से ज्यादा सेगमेंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन है और ये टर्मिनेटर है। कौन कौन से एग्जाम्पल है ओपेरॉन के जो अपनी बुक में लिखे हुए हैं एग्जाम्पल के, तो अपनी बुक ऐसे लिखती है, लैक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, वेल ओपेरॉन। तो इनका मतलब क्या है, लैक ओपेरॉन जो होता है वो लैक्टोज के लिए होता है, ट्रिप ओपेरॉन ट्रिप्टोफैन के लिए, आर्बिनोज के लिए, हिस्टिडीन के लिए, वेलिन के लिए। अपनी बुक में जो एक्सप्लेन है वो कौन सा है, लैक ओपेरॉन एक्सप्लेन है। तो अब देखते हैं लैक ओपेरॉन क्या होता है। लैक ओपेरॉन इज अ ओपेरॉन विच कंट्रोल द जीन इन्वॉल्व्ड इन कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। ये लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म जो होता है उसके लिए जो भी प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन बनाने वाली जीन को कंट्रोल करने वाले ओपेरॉन को क्या कहते हैं, लैक ओपेरॉन कहते हैं। इट वॉज फर्स्ट इल्यूसिडेट, बुक लिखती है इल्यूसिडेट मतलब पहली बार डिस्क्राइब किसने किया होगा, जैकब और मोनार्ड ने किया था। जैकब जेनेटिक्स थे और ये क्या थे, बायोकेमिस्ट थे। तो जैकब और मोनार्ड ने लैक ओपेरॉन जो है वो फर्स्टली क्या किया था, डिस्क्राइब किया। अब ये समझने से पहले अपन समझते हैं लैक्टोज कैटाबॉलिज्म क्या होता है। तो लैक्टोज आप सब जानते हैं एक डाइसैकेराइड होती है जिसकी दो सब यूनिट होती है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, जो दोनों किस बॉन्ड से जुड़ी होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है। अब इसके कैटाबॉलिज्म से रिलेटेड 3 एंजाइम होते हैं, एक होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक परमिएज और एक ट्रांस एसिटाइलेज। जो परमिएजेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज को मतलब सेल के अंदर आना उसको कंट्रोल करेगी, मतलब सेल की परमिएबिलिटी चेंज करके लैक्टोज को अंदर ला सकती है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगी, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़कर जो अपने लैक्टोज है उसको गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी और सेल को क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। और ट्रांस एसिटाइलेज के बारे में देखो अपनी बुक में कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ बुक में लिखा हुआ है कि इसके बारे में फंक्शन अभी पूरी तरीके से पता नहीं है, कुछ जगह लिखा हुआ है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या करती है, असिस्ट करती है, मतलब उसकी मदद करती है। तो ये 3 एंजाइम चाहिए होते हैं लैक्टोज कैटाबॉलिज्म में। अगर ये 3 एंजाइम है तो इन मतलब ये 3 प्रोटीन हो गई, तो इन 3 प्रोटीन को बनाने वाली कोई 3 जीन भी होगी। तो बेसिकली ई कोलाई बैक्टीरिया जिसमें अपन ये पढ़ रहे हैं उसमें जो स्ट्रक्चरल जीन होगी पॉलीसिस्ट्रोनिक होगी, तो उसके 3 कंपोनेंट होंगे। 3 कंपोनेंट क्यों, क्योंकि 3 तरह की प्रोटीन बनानी है। अब उन 3 प्रोटीन बनाने वाली जीन को जो ओपेरॉन कंट्रोल करेगा उसे लैक ओपेरॉन कहेंगे।
तो जीन्स इन लैक ऑपेरॉन, ये देखो कुछ ऐसा होता है, ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, जेड वाई ए, तीन जीन हो गई। जेड क्या करता है, लैक जेड कह सकते हैं, और ये तीनों स्मॉल लेटर है, ठीक है, जेड वाई ए, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करवाएगा, मतलब पहले ये एमआरएनए बनाएगा, फिर एमआरएनए से क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा। ये कौन सा एंजाइम बनाता है, परमिएजेज, और ये कौन सा बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये मतलब ये ऐसा सेगमेंट है जिसमें बेसिकली तीन प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, इसलिए ये पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन है, और ये उसका प्रमोटर और ऑपरेटर। अब इसकी जो रेगुलेटरी जीन है, बुक में अपन ने लिखा हुआ आई जीन, तो आई का क्या मतलब है, अगर आप थ्योरी देखोगे तो आई में लिखा हुआ आई का मतलब इनहिबिशन से, इंड्यूसर नहीं है, इनहिबिशन, ये रोकेगी। तो ये रेगुलेटरी जीन क्या करती है, नेगेटिव कंट्रोल परफॉर्म करती है। इसका क्या मतलब है कि ये जीन एक रिप्रेसर बनाएगी, क्या बनाएगी, रिप्रेसर, और वो रिप्रेसर जो है यहाँ ऑपरेटर पे जाके जुड़ जाएगा, और ऑपरेटर पे जैसे ही जाके जुड़ेगा तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्रमोटर पे जुड़ नहीं पाएगा। इसका मतलब जनरली ये सारे काम नहीं होंगे, मतलब जनरली ये क्या रहता है, ऑफ रहता है। जब सेल के पास लैक्टोज होगी तो उस समय ही उसकी कैटाबॉलिज्म की नीड है, ऐसे केस में ये ऑन होगा। कैसे ऑन होगा, कैसे ऑफ रहेगा, वो अभी अपन समझते हैं, ये आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं वर्किंग ऑफ लैक ऑपेरॉन। तो देखो, जो सबसे पहली चीज अपन को समझनी है कि इसका डिफॉल्ट मोड क्या है। तो डिफॉल्ट मोड जो होता है वो होता है ऑफ। ऑफ होने का क्या मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन है लैक ऑपेरॉन की, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। अब देखो ऐसा क्यों है उसको समझते हैं। तो जनरली जो होता है प्रिफर्ड कार्बन सोर्स जो होता है ई कोलाई का, वो क्या है, ग्लूकोज। तो जनरली लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म की कोई नीड ही नहीं है, और यही वजह है कि रेगुलेटरी जीन जो होती है वो एक रिप्रेसर बनाती है और ऑपरेटर पर बाइंड करके रखती है उसे, जो आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देता है, और ये सारी जीन जो है एक्सप्रेस नहीं हो पाती। और ऐसा रेगुलेशन कौन सा रेगुलेशन कहलाएगा, नेगेटिव रेगुलेशन कहलाएगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि रेगुलेटरी जीन जो है, जो कि यहाँ पर आई जीन है, वो ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएगी। सेकेंड स्टेप में ये क्या करेगा, रिप्रेसर बनाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिप्रेसर जो होगा वो बाइंड करेगा किस पर, ऑपरेटर पे। फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा प्रमोटर पे, तो वो जो है वो क्या नहीं करवा पाएगा, इन तीनों जीन से एमआरएनए नहीं बनवा पाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवा पाएगा। और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो कोई एंजाइम नहीं बनेगा, और उनकी कोई नीड भी नहीं है, क्योंकि अभी ना तो मीडियम में लैक्टोज है, ना उसके सेल के अंदर कोई लैक्टोज है। तो यही सब अपन ने यहाँ पर लिखा है कि रेगुलेटरी जीन जो होती है वो सिंथेसाइज करती है रिप्रेसर, और ये रिप्रेसर जो है ऑल द टाइम बनता है। हर एक और चीज़, जो अगर लैक ऑपेरॉन ऑफ है या ऑन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिप्रेसर तो हमेशा ही बनता रहेगा। इसका मतलब ये जीन ऑलवेज एक्सप्रेस करेगी। तो ऐसी जीन को अपन ने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है। फिर रिप्रेसर बाइंड करेगा ऑपरेटर से और आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देगा, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं, कोई ट्रांसलेशन नहीं, नो एंजाइम प्रोडक्शन। अब अपन देखेंगे ये ऑन कैसे होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं लैक ऑपेरॉन जो है वो ऑन कैसे होता है। तो ऑन होगा इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अब प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर से क्या मतलब है उसे ध्यान से समझो, कि अगर जो बैक्टीरिया जो है उसके मीडियम में अपन लैक्टोज प्रोवाइड करवाएं, तो लैक्टोज खुद जो है वो एक इंड्यूसर की तरह बिहेव करेगा। अब ये करेगा क्या, इसको आप नीचे डायग्राम से समझो। इससे देखो, पहले ये रेगुलेटरी जीन है, ये अपना काम कर रही थी ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, और उससे क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी। ये इंड्यूसर जाकर इस रिप्रेसर के ऊपर जुड़ जाएगा और इसे क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, और इसे ब्लॉक करने की वजह से ये ऑपरेटर पे जाके जुड़ नहीं पाएगा। जब ये ऑपरेटर पे जाके नहीं जुड़ पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज आसानी से प्रमोटर पे जुड़ सकेगा, और अगर ये प्रमोटर पे जुड़ सकेगा तो इन स्ट्रक्चरल जीन का आसानी से क्या हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, उससे लैक एमआरएनए बनेगा, फिर उससे ट्रांसलेशन से 3 एंजाइम बनेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएजेज और ट्रांस एसिटाइलेज। ये जो होगा वो क्या करेगा, सेल की परमिएबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिससे लैक्टोज बाहर से अंदर आने लगेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ट्रांस एसिटाइलेज जो है इसको असिस्ट करेगा। तो इस तरीके से ये ऑपेरॉन ऑन होगा और लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म करवाएगा। एक बार रीड कर लेते हैं। इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया,
तो लैक्टोज किसकी तरह काम करेगा, इंड्यूसर की तरह। इट इनएक्टिवेट रिप्रेसर फॉर्म्ड बाय आई जीन। इन एब्सेंस ऑफ रिप्रेसर आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड टू ऑपरेटर, वो ऑपरेटर पे जुड़ पाएगा। सो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन अकर एंड देन द ट्रांसक्रिप्शन अकर, मतलब ये यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं आएगा, ट्रांसलेशन कर लेना। तो ट्रांसलेशन होगा एंड द 3 एंजाइम्स फॉर्म बाय ट्रांसलेशन नीडेड फॉर कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, जिसकी वजह से क्या होगा, लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म होगा, क्योंकि वो जो 3 एंजाइम चाहिए लैक्टोज कैटाबॉलिज्म के लिए वो होंगे। एक बार समरी वापस ध्यान से सुनो। जनरली आई जीन एक रिप्रेसर बनाती है जो ऑपरेटर पे जाके बाइंड करती है और वो प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने नहीं देगी, जिससे स्ट्रक्चरल जीन का ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन होगा और ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। अगर इंड्यूसर आए जो कि लैक्टोज होगा, वो रिप्रेसर को जाके ब्लॉक कर देगा, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आसानी से जाके प्रमोटर पे जुड़ेगा। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है उसका पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, तीनों एंजाइम बनेंगे। और जो जरूरी भी है इस केस में, क्योंकि अब मीडियम में क्या है, लैक्टोज है। ठीक है, तो अपने जीन रेगुलेशन वाला टॉपिक पूरा हो गया। अब अपन उसको एक बार समरी में समझते हैं, लैक ओपेरॉन को। सबसे पहले लैक ओपेरॉन का फंक्शन क्या है, तो ये लैक्टोज कैटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाली जीन को रेगुलेट करता है। किसने इल्यूसिडेट किया था इसको, जैकब और मोनार्ड ने। किस तरह का रेगुलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव रेगुलेशन है, मतलब रिप्रेसर प्रोड्यूस करेगा जो स्ट्रक्चरल जीन को जनरली ऑफ करके रखती है। लैक्टोज का क्या रोल है, तो लैक्टोज जो है इंड्यूसर की तरह काम करता है, जो रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करेगा और फिर जीन एक्सप्रेशन को अलाउ करेगा। साथ में लैक्टोज सबस्ट्रेट की तरह भी काम करेगा, जिसके ऊपर एंजाइम काम करेंगे। हाउ लॉन्ग लैक ओपेरॉन एक्सप्रेस, अपनी बुक लिखती है कब तक चलेगा, आप खुद गैस करो। तो देखो क्या होगा कि जब एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, वह एंजाइम क्या करेंगे, लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म करने लगेंगे। तो जो रिप्रेसर पे लैक्टोज जुड़ी हुई है उसका भी कैटाबॉलिज्म कर देंगे। जैसे ही लैक्टोज खत्म हो जाएगा, रिप्रेसर जाकर कहां जाके जुड़ सकता है, ऑपरेटर पे, और ये जीन क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस करना बंद कर देगी। तो जब तक लैक्टोज रहेगा ये एक्सप्रेशन चलेगा, जैसे ही लैक्टोज नहीं रहेगा ये एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा। डज जीन एक्सप्रेशन कंप्लीटली ऑफ, क्या ये पूरी तरीके से ऑफ हो जाती है, तो आंसर है, ध्यान से सुनना, आंसर है नहीं, पूरी तरीके से ऑफ नहीं हो सकती। अगर पूरी तरीके से ऑफ होती तो सबसे पहली बार वो लैक्टोज अंदर कैसे आता, भाई एक लैक्टोज का मॉलिक्यूल अंदर आएगा, फिर वो रिप्रेसर पे जाके बाइंड करेगा और उसे इनएक्टिवेट करेगा, वो लैक्टोज अंदर कैसे आया, क्यों, क्योंकि लैक्टोज का अंदर आना ये तो परमिएज एंजाइम की परमेबिलिटी से मतलब कंट्रोल होता है। तो हल्का फुल्का जीन एक्सप्रेशन हमेशा होता है, ठीक है, ये पूरी तरीके से ऑफ नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा बहुत होता रहता है, जिससे परमिएज एंजाइम की थोड़ी बहुत अमाउंट बनती है, जिससे 1-2 लैक्टोज के मॉलिक्यूल अंदर आते हैं और वो रिप्रेसर पे जाके जुड़ते हैं और फिर आगे का काम होता है। तो वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अदरवाइज हाउ लैक्टोज एंटर इनटू द सेल एंड एक्ट एज इंड्यूसर। फंक्शन क्या है एंजाइम के, परमिएज जो होता है परमिएबिलिटी को क्या करता है, मतलब चेक करता है। जनरली थोड़ा बहुत बनता है, जब ज्यादा बनता है तो बहुत सारा लैक्टोज अंदर आ सकता है, फिर बीटा गैलेक्टोसाइड उसको ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ट्रांस एसिटाइलेज जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या करता है, कंट्रोल, मतलब उसमें असिस्ट करता है। कौन कौन सी जीन होती है लैक ओपेरॉन में, एक आई जीन होती है, रेगुलेटरी जीन होती है जो रिप्रेसर बनाती है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, एक पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन होती है जिसमें 3 जीन होती है, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। जेड क्या करती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए होती है, ये परमिएज के लिए होती है, ये ट्रांस एसिटाइलेज के लिए होती है। तो ये अपना था जीन रेगुलेशन। तो उम्मीद करूंगा कि ये जीन रेगुलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो इस चैप्टर में 2 टॉपिक है, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जल्दी उनको करके ये चैप्टर को अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।